नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिजाब को लेकर हंगामा तो बरपा कर्नाटक में, लेकिन अब उसकी जद में आ गया है उत्तर प्रदेश। आपको बताते चले, इस मुद्दे को लेकर जमकर यूपी के चुनावों के ठीक पहले हिंदू मुसलमान हो रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी इस मामले को बढ़ाकर चुनाव को ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है कि बेवजह इस मसले को तूल दिया जा रहा है, जबकि ड्रेस कोड को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिजाब की एंट्री के बाद किस तरह से मामला लगातार गरमाता हुआ चला जा रहा है, वो भी तब जब कल सुबह 7 बजे से पहले दौर के लिए वोटिंग की शुरुआत होनी है। 58 सीटों पर होना है मतदान, लेकिन हिजाब पर कैसे मचा हुआ है घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर आपने पालना नहीं करनी है तो अपने घर में रहिए। जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे वहाँ 1885 किलोमीटर दूर कर्नाटक में लगे, मगर हिजाब पर हंगामा हो गया उत्तर प्रदेश में। वैसे भी चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे राजनीति को रास आते हैं, तो ये मसला भी रास आया, और ऐसा रास आया कि चुनावी राजनीति की धुरी बनकर घूमने लगा। शुरू से ही चुनावों में मुस्लिम मतदाता को अपना भाग्य विधाता मानकर बैठे असदुद्दीन ओवैसी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई, और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं, वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। अरे भाई, ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, नफरत है और कुछ नहीं है। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। अरे मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। इसलिए कि मेरे भी बेटियां है ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। ओवैसी का तो इस मुद्दे पर बोलना बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। ज्यादातर प्रत्याशी मुस्लिम हैं। ओवैसी हिजाब के भीतर से अपनी राजनीति को चमकते हुए देखना चाहते हैं, मगर कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी की सरकार पर निशाने साध रही है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी, जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले मुनव्वर राणा की बेटी और कांग्रेस की नेता तो सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो धार्मिक वस्त्र पहनकर तो माननीय योगी जी भी जाते हैं संसद, भगवा पहन के तो वो भी जा रहे हैं। तो क्या वहाँ ड्रेस कोड नहीं है? सीएम का कोई ड्रेस कोड नहीं होता? सीएम का ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन सीएम तो पूरे राज्य के सीएम होते हैं ना, एक विशेष वर्ग के तो सीएम होते नहीं है। सीएम साहब ने कभी टोपी नहीं लगाई, भगवा वो पहन लिया, तो हम क्या समझें कि एक विशेष वर्ग के ही सीएम है वो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को तूल देने का आरोप एक दूसरे पर ही लगा रहे हैं
केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने इसके लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया। अगर आप प्रोटेस्ट करवाओगे, इंजीनियर करोगे तो सब जगह प्रोटेस्ट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट कौन करा रहा है? विपक्ष। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है? इसको तूल देने की जरूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है। इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फायदा मिले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस विवाद के पीछे कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा भले हुआ हो, मगर यूपी की सियासत हिजाब पर गहरी होती जा रही है। वैसे भी मामला कोर्ट में है, सिंगल बेंच ने लार्जर बेंच में मामले को भेज दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। उसके नोटिफिकेशन के बाद बवाल मचा। हिजाब पहने छात्राएं और भगवाधारी छात्र आमने सामने आ गए। सवाल ये है कि अचानक ये विवाद सामने क्यों आया? क्या सोची समझी रणनीति के तहत चुनावों से पहले इस मुद्दे को भड़काया गया? यूपी की 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान है। इन 58 सीटों पर सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर सी बात है कि हिजाब का ये हंगामा यूपी चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब इस विवाद से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, ये तो बाद में मालूम चलेगा, मगर इतना जरूर है कि हंगामा बरपा है और जोरदार बरपा है। अंजना ओम कश्यप, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दुकानों पर अक्सर आपने देखा होगा चादर ही चादर, चूड़ियां ही चूड़ियां, तकिया ही तकिया, इस तरह की सेल लगी रहती है और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरह इस चुनावी राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सेल लगी हुई है मतदाताओं को लुभाने के लिए। मुफ्त का वादा इस तरह से किया जा रहा है जैसे सब कुछ लुटा देने पर राजनेता आमादा हों। कोई फ्री में पेट्रोल देने का वादा कर रहा है, कोई फ्री का लैपटॉप देने का वादा कर रहा है, तो कोई स्कूटी गिना रहा है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी? ये जो सेल लगी हुई है, किसका विश्वास वो जीत पाएगी और सेल के जरिए किसकी राजनीति बढ़ेगी आगे, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सियासत में वादों का पिटारा खुला है। मतदाताओं के लिए तो मानो बम्पर सेल लगी है। कोई इसे संकल्प पत्र कह रहा है, कोई उन्नत विधान, तो कोई वचन पत्र। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद आज प्रियंका गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर सियासी मैदान में उतरी, जहां प्रियंका ने वादों का पिटारा खोला। किसान से लेकर रोजगार तक, महिलाओं से लेकर विकास तक वादों की बौछार की गई। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को
प्रतिवर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। किसानों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का। कांग्रेस लगातार महिला और रोजगार को लेकर मैदान में है, वहीं बीजेपी रोजगार को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। आगे भी रोजगार की बहार की उम्मीद जगा रही है। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार IT सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। इस बार की सियासत में फ्री का खेल जोरदार है। हर पार्टी की ओर से बम्पर सेल के ऐलान किए जा रहे हैं। मुफ्त की सियासत जारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 12वीं पास करने वाली लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी और स्मार्टफोन देने जैसे वादे किए गए हैं, तो बीजेपी ने छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा ऐसा कहा है। जबकि अखिलेश के वचन पत्र में 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप मुफ्त देने की बात कही गई है। कांग्रेस हर साल महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगी। बीजेपी की ओर से उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया है और अखिलेश सरकार ने कहा है कि सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को 1 लीटर पेट्रोल हर महीना मुफ्त मिलेगा। अब गेम जनता के पाले में है। वो किस पर विश्वास करती है, किसके वादों पर भरोसा जताती है, ये भरोसा लखनऊ की गद्दी का फैसला करेगा। ये भरोसा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। आज तक ब्यूरो। चुनावी घमासान पर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव से की है बातचीत। सुनिए अपनी जीत के दावे को लेकर वो किस तरह से अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं। करने के लिए मौजूद है मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश जी। बहुत स्वागत है आपका। सब ये जो आप लिए हैं हाथ में मैनिफेस्टो, पब्लिक के लिए क्या मैसेज है और क्या ऐसी योजनाएं हैं जो यूपी की जनता के लिए इस बार हित करेंगे? समाजवादी पार्टी ने जब भी अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में जारी किया होगा, सरकार बनी होगी तो उनको पूरा किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रखा। इसलिए समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, जिसमें सत्य वचन और अटूट वादे जनता के बीच में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले जाएं, तरक्की और प्रगति से कैसे उत्तर प्रदेश को जोड़ें, उत्तर प्रदेश खुशहाल कैसे हो, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों। जो हमारे जिला अस्पताल जर्जर हो गए हैं, जहां हमारे गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास फ्री इलाज गरीब को कैसे मिले, साथ ही साथ रोजगार और नौकरियां कैसे मिल सकें। इस सरकार में अभी तक 11 लाख पद खाली हैं जो भरे जा सकते हैं, उनको भरा किया जाएगा। IT सेक्टर में लगातार जॉब्स निकल रहे हैं। IT सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर बिजनेस, हर तरह की ग्रोथ IT सेक्टर में दिखाई दे रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि IT सेक्टर में ही 22 लाख क्वालिटी जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, साथ ही साथ सरकारी पद भरे जाएंगे और बहुत सारी शिक्षा विभाग की हमारी उलझी हुई नौकरियां हैं जो समय समय पर लोग अपनी मांग करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, चाहे 69,000 का हो, चाहे संविदा के लोग वो संविदा की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हों, चाहे B.Ed बेरोजगार हों, या हम महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% देने जा रहे हैं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाजवादी पार्टी बीएड टीटी की समायोजन का सवाल है, तो ये तमाम वादे समाजवादी पार्टी कर रही है जो सरकार बनने पर पूरा की जाएगी। ये सारे वादे हैं आप हाथ में जो लिए हैं इस वक्त ये मैनिफेस्टो के, आज कांग्रेस का जारी हुआ है, कल बीजेपी का भी जारी हुआ है, आपने उनको भी देखा होगा, कैसे देखते हैं उनके बीच में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उनके मैनिफेस्टो से कितना अलग है? मैं यही कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अगर विजन न दिया होता, समाजवादी पार्टी ने अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न बनाया होता, तो शायद देश के प्रधानमंत्री हरकुलस एयरक्राफ्ट से, उस हवाई जहाज से उस हाईवे पर नहीं उतर पाते। समाजवादी पार्टी ने विजन दिया कि आज उत्तर प्रदेश के पास वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम है डायल 100, जो डायल 112 कर दिया गया। एक जगह पूरे पुलिस के अधिकारी बैठ जाएं, पुलिस भवन बना करके दिया। और अभी हाल ही में जब डीजीपी और बड़े बड़े होम सेक्रेटरी प्रदेशों के आए थे, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने खुद महसूस किया कि देश के पास इतना अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। तो समाजवादी पार्टी पर भरोसा भी है। और जिन लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कह सकता हूं, उन्होंने पुराना अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। उनका गल्प पत्र है और सबसे पहले उन्हें 2 मिनट का मौन करना चाहिए अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर कल से शुरू हो रहा है। यूपी की 58 सीटों पर कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। 2.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता 600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इस बार ये तय होगा कि जाटलैंड किधर जाता है, किसका बनता है भाग्य विधाता। गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे। मुख्यमंत्री है, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। भर्ती निकलवाओ। उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में मतदान का कल से शंखनाद होगा। जनता के फैसले का आगाज होगा। बहुत हुई बयानबाजी, बहुत हुए हमले, बहुत हुआ प्रचार। अब बारी है मैदाने जंग को देखने की। अब घड़ी है फैसले की, जहां मतदाता बटन दबाकर बताएंगे आखिर किसके दावों में है कितना दम। 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 2 करोड़ 27 लाख मतदाता 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनावी आगाज पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है। कई बड़े जिले हैं जहां कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की 58 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने वाले हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियों की तैनाती हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल 112 को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी पुलिस के पुलिस बलों को भी पहले चरण के मतदान के लिए तैनात किया गया है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी का दम दिखता है। 2017 में पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। 1 सीट आरएलडी के खाते में आई थी, हालांकि वो भी बीजेपी में शामिल हो गया था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी ने 2017 में जो 53 विधायक जीते थे, उनमें से 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। किसानों की नाराजगी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछली बार जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ थी, तो वहीं इस बार आरएलडी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिमी यूपी की सियासत को समाजवादी पार्टी ने गर्म कर दिया है। भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है। इस बार 9 कल मतदान की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी कुछ इलाकों में हो रही है, जिसने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। 766 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर बर्फबारी ने बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं कि वहां पर मतदाताओं को मतदान बूथ तक लेकर आखिर चुनाव आयोग और वहां के अधिकारी कैसे पहुंचेंगे। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसी ही बर्फ से पटे पड़े हैं। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। हेलीकॉप्टर से देखने पर पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ नजर आती है।
उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 सीटों पर चुनाव होने हैं और 766 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां ऐसी ही बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में चुनावी मौसम गर्म है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मौसम सर्द है। इस वक्त हम आपको पहाड़ों में बर्फबारी का शानदार एरियल तस्वीरें दिखा रहे हैं के जरिए। मौसम भले ही रुकावट डाल रहा हो, मगर चुनाव आयोग ने कमर कस ली। बताया जा रहा है कि पोलिंग दस्ता चुनाव से 3 दिन पहले ही मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएगा, ताकि किसी भी तरह की रुकावट मतदान में न आने पाए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयर एम्बुलेंस की मांग की है। पहला हेलीकॉप्टर गढ़वाल मंडल और दूसरा हेलीकॉप्टर कुमाऊं मंडल के लिए मांगा गया है।